प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल से संबंधित यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट से संबंधित तमाम जो क्वेश्चंस हैं आज आपके तैयार होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, जब एक सपोज कीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जब एक फोटोन इंसिडेंट होता है तो ये इंसिडेंट फोटोन है। देखिए, दिस इज द स्केटर्ड फोटोन। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे करके और स्केटर हो जाता है। और स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटोन है, इसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। और आप जानते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E=h²। और इसे हम hc/λ भी कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। ये जो इसकी एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, वो hν है। और इसका जो मोमेंटम है वो है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो hν/c impart some energy to this free electron and get scattered. Energy of the scattered photon is lesser than the incident photon. और जब एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई है और वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। इसकी जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की, वो इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा होती है। यानी कि इस इंसिडेंट फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग की वजह से इसकी वेवलेंथ में इंक्रीज हो जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि हम यहां क्या कहेंगे, देखिए, द इफेक्ट। अब आपको पता चला कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग in wavelength of photon due to scattering on an atomic electron is called कॉम्पटन इफेक्ट। इस कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए कॉम्पटन ने कुछ बातें एज्यूम की। क्या एज्यूम किया? कॉम्पटन एज्यूम दैट, क्या पॉइंट तो नहीं ये कहा कि ये जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है इसे फ्री माना गया है और स्टेशनरी। पहली पॉइंट क्या एज्यूम किया? The atomic electron is free, इसको फ्री एंड स्टेशनरी। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता। लेकिन इस पूरी स्टडी के दौरान कॉम्पटन ने इसको फ्री और स्टेशनरी माना है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इनमें जो कोलिजन होता है उसे परफेक्टली इलास्टिक लिया गया। यानी दूसरा पॉइंट जो हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे वो क्या है? द कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज टेकन इलास्टिक। और प्यारे बच्चों, आपने इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जो एनर्जी होती है टोटल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, वो कांस्टेंट रहती है। और जो
लीनियर मोमेंटम होता है वो भी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहता है। फोटोन है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन इंसिडेंट होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रिकॉइल कर जाएगा। ये देखिए, ये है वो इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल कर गया है। ये पहले स्टेशनरी था जिसकी रेस्ट मास एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास एनर्जी। हम सारी बातें इसके बारे में लिखते चले जाते हैं, जो है वो सब कुछ आप लिख देंगे। आप लिखेंगे कि एच म्यू क्या है, इट इज द एनर्जी ऑफ, एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच म्यू, और एच म्यू डैश is the energy of scattered photon। h mu dash क्या है, एनर्जी ऑफ scattered photon। फिर देखिए, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी माना है इसलिए आप यहां क्या लिख देंगे, पूरी चीज लिखनी है। m नॉट c स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास है। बिफोर कोलिजन द इलेक्ट्रॉन इज टेकन स्टेशनरी, दैट इज व्हाई एम नॉट सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी। एंड यहां से देखिए, एम सी स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ द रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर रहा है, रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे, इसलिए इन सभी चीजों को आप लिखते चले जाइए, अपने नोट्स बनाइए, और इनके हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से अपने खुद की नोट्स धीरे धीरे स्लो मोशन बनाएंगे तो ये आर्टिकल आपका यहीं तैयार हो जाएगा। ये देखिए, रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो एम सी स्क्वायर मैंने क्या लिखा है यहां पे, एम सी स्क्वायर इज दी एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं। अब देखिए, मैं जो पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं, जो और चीजें आपको बच गई हैं, यहां से देखिए, mv इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और यहां से देखिए, एक और पॉइंट, हम इसके फोटोन के मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं। एच म्यू बाई सी इज द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये फोटोन जो है ये स्केटर हुआ, तो इसका मोमेंटम कितना है, एच म्यू डैश बाई सी। एच म्यू डैश बाई सी इज द मोमेंटम ऑफ द स्केटर्ड फोटोन। एच म्यू डैश बाई सी इज द मोमेंटम ऑफ स्केटर्ड फोटोन। एक और बात देखिए, फाई इज द एंगल ऑफ स्केटरिंग ऑफ द फोटोन, और थीटा इज द एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये लिख देंगे, फाई एंड थीटा आर द एंगल ऑफ स्केटरिंग ऑफ द फोटोन एंड रिकॉइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगल ऑफ scattering of photon and recoil of electron respectively। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पूरी डिटेल लिखते चले जाइए, हम और आगे करते हैं। अब देखिए, नाउ आप जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं यहां पर देखिए, दिस इज द मोमेंटम, रिजोल्व दिस मोमेंटम इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जो एंगल के साथ कंपोनेंट आता है बेटे, देखिए
एच म्यू डैश बाई सी वो कोस के साथ आता है, तो इधर जो कंपोनेंट हो गया है वो कितना हो गया है, एच इसका ये मोमेंटम कितना एच म्यू डैश बाई सी, इसको हमने रिजोल्व किया तो इधर कितना कंपोनेंट हो गया एच म्यू डैश बाई सी कोस फाई, और इधर जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच म्यू डैश बाई सी, ये देखिए इनटू साइन फाई। Similarly, resolve this momentum because these are the vector quantities. Resolve this momentum of the recoiled electron in two perpendicular components. इधर जो कंपोनेंट होगा वो देखिए क्या हो जाएगा एम वी कोस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कोस के साथ होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये देखिए ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा। इस तरह से आपने डायग्राम बना लिया होगा, और ये देखिए अब हम आगे करते हैं। नाउ अगर आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका इसमें कॉम्पटन इफेक्ट से संबंधित जो है आपका तैयार हो जाएगा, और आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी। चलिए देखते हैं, अब हम थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं। जो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज टेकन परफेक्टली इलास्टिक, सो एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। तो चलिए हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते हैं। ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, इंसिडेंट फोटोन की बिफोर कोलिजन, वो हो गई है एच म्यू। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, क्योंकि वो तो रेस्ट में माना है, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी एम नॉट सी स्क्वेयर। उसके बाद देखिए एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी है आफ्टर कोलिजन, that is equal to h mu dash, and energy of recoil electron कितनी है आफ्टर कोलिजन m c स्क्वायर। कुछ नहीं, दोनों की पहले बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी थी और बाद में कितनी थी वो हमने लिख दिया। इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने एक साइड में रखा है, और ये देखिए एच म्यू माइनस एच म्यू डैश को हम लेफ्ट साइड में लेके गए हैं, ये देखिए प्लस एम नोट सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन दे दिया है। अब आप खुद देखिए यहां पर एक और बात मैंने आपको प्यारे बच्चों बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हम इसको अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस द लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अलग अलग हम बात कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। प्यारे बच्चों देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है एच म्यू बाई सी। चलिए हम भी लिख देते हैं एच म्यू बाई सी। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉम्पटन ने स्टेशनरी माना है, फ्री माना है, इसलिए मोमेंटम 0 है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस द मोमेंटम ऑफ द फोटोन कितना है एच म्यू डैश बाई सी, एच म्यू डैश बाई सी कोस फाई, और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है डायरेक्शन इंसिडेंस में, जो हमने रिजोल्यूशन किया तो उसमें बताया था एम वी कोस थीटा, तो प्लस एम वी कोस थीटा।
इस तरह से हमने आपको इसको लिख दिया है, इसको लेफ्ट साइड में ले जा करते और जो इक्वेशन कोस फाई इट इज इक्वल टू एम वी कोस थीटा। यहाँ पर जो है सी को हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई एंड जो सी एलसीएम में हमने दिया था वो हो जाएगा एम वी सी और कोस थीटा। यानी कि जो इक्वेशन हमारी बनी है वो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई इज इक्वल टू एम वी सी कोस थीटा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में। अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको देखते हैं। अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। चलिए देखते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो लीनियर मोमेंटम फोटोन का कितना होगा, जीरो होगा। हमने जीरो लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही स्टेशनरी है तो उसमें भी कोई कहानी नहीं है, उसका भी मोमेंटम जीरो है। हाँ, फोटोन का लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है आप देख रहे हैं, एच म्यू डैश बाई, ये देखिए एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई है, ये देखिए साइन फाई। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के, वो है एम वी साइन थीटा। लेकिन क्योंकि ये इसके अपोजिट में है इसलिए हम इसको माइनस के साथ लेंगे, एम वी साइन थीटा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। और यहाँ से भी हम इसको और सोल्व कर देते हैं, सी को इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देख सकते हैं आप, एच म्यू डैश साइन फाई इट इज इक्वल टू एम वी सी और साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। ये देखिए कुछ नहीं किया है, ये सी को हम राइट साइड में ले गए हैं और इस इक्वेशन को हमने ये नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। और इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इसको अप्लाई किया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉम्पटन वेवलेंथ की वेवलेंथ में इंक्रीज कितना आता है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा हम सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, यानी ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। क्या लिख रहा हूं, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 वी राइट। चलिए स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, यहां से आप देख सकते हैं, प्लस ये देखिए इसको एच इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये लिख रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, इसका पूरे का स्क्वायर, फिर ये कर लिया है और फिर राइट साइड में भी लिख जाते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो ये कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, उसको हम वो 1 होता है इसलिए ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमने ये लिख दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगा देते हैं, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 ए बी, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हमने लगाया और ये चीज एच सच लिख दी है यहां पर, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई एंड इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखिए बेटे, अब आपको यहाँ दो टर्म नजर आ रही हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में से आप देख रहे हैं कि एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में क्या बचेगा, वही साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। उसको हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इस तरह से, देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, अंदर आ गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, वो 1 हो गया है, माइनस 2h म्यू डैश कोस फाई, ये तो 1 हो, इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 4। अब देखिए बेटे, एक और इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, यानी ऑन स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा स्टेप्स ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हमें पूरी डिटेल में सबसे बढ़िया लिखना होता है, सबसे अच्छा लिखना होता है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है सबसे अच्छे मार्क्स लेने का। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। ये देखिए, ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, ऑन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। चलिए करते हैं। मैं उस साइड को पहले लिख रहा हूं यहां पर। तो देखिए एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, ये टर्म है, जरा ध्यान रखना, एम नोट सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया पहले हमने, ये देखिए इट इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी 4, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका कंप्लीट स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया। यहां अब देखिए इसको, यहां फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो हम कैसे लगाएंगे वो देखिए, a का स्क्वायर यानी कि एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी 4, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 एच म्यू, ये देखिए एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab एम नोट सी स्क्वेयर, ये देखिए, और साथ में ये इट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी 4। यहां पर भी हम इसको एक बार फिर से a माइनस बी के होल स्क्वेयर से थोड़ा और खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। एच स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर म्यू डैश स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस एम नोट स्क्वेयर सी 4 प्लस 2 इंटू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 आ गई है। हमने इसको सोल्व किया है, इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से स्क्वायर करके हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, कुछ नहीं, कुछ स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लिख के देखोगे वीडियो को स्लो प्रोसेस से देखते हुए, तो ये आर्टिकल आपका पूरा तैयार हो जाना है। तो चलिए इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखते चले जाते हैं। ये देखिए ठीक, जब हम इक्वेशन 5 से, ये है इक्वेशन 5, इसमें से घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आपको देख रहे हैं, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म भी कैंसिल हो गई है, ये भी देखिए, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये अब ये लिख देता हूं मैं सच से इस टर्म को, माइनस 2h म्यू इंटू एच म्यू डैश, ये लिख दिया हमने यहां पर, और ये यहां पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे प्लस 2 इंटू एच म्यू डैश
कोस फाई। ये देखिए बेटे, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये टर्म लिख दी है, ये टर्म लिख दी है, प्लस एम नोट स्क्वायर C4। ये देखिए एम नोट स्क्वायर C4, ये टर्म भी हमने यहाँ से लिख दी है, इसमें से ये टर्म, और अब प्लस में ये टर्म बच रही है, ये भी लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर। ये देखिए बेटे, साथ में क्या बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो सी स्क्वायर बच गया, और इसमें से कितना बच जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये बच गया। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। यार बच्चों, एक बात हम जानते हैं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके मास का कंसेप्ट हम जानते हैं, m कितना होता है, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहां से देखिए, इसको अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर हो गया ऊपर तो, और नीचे रह गया, ये स्क्वायर रूट तो हट गया है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर था उसको हमने ऊपर ले गए हैं। यानी कि जो m स्क्वायर है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, तो उस इक्वेशन में हम ये चीज़ें लिखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, इस m स्क्वायर के स्थान पर मैं ये लिखने जा रहा हूँ। तो चलिए इस टर्म को दोबारा से लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं 2h म्यू इंटू एच म्यू डैश प्लस 2h म्यू डैश कोस फाई प्लस एम नोट स्क्वायर C4 प्लस 2 इंटू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए जहां m स्क्वायर था वहां पर मैं ये लिख रहा हूं, यानी कि एम नोट स्क्वायर C4 डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये देखिए, ये तो मैंने m स्क्वायर के स्थान पर लिख दिया है, m स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया है एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर ये था, सी स्क्वायर ये है, तो ये सी स्क्वायर की पावर 4 हो गई है, और ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, आप खुद देख रहे हैं, और बच गया फिर एम नोट स्क्वायर C4, तो ये टर्म इस टर्म से फिर कैंसिल हो जाएगी। अब जो टर्म बचती हैं उनको हम लिख देते हैं। चलिए क्या बच गया है वो लिखते हैं। यहां से देखिए जो टर्म, ये देखिए ये टर्म बच रही है हमारे पास माइनस 2h म्यू इंटू एच म्यू डैश प्लस ये यहां से एक और टर्म बची हुई है 2h म्यू इंटू एच म्यू डैश कोस फाई प्लस 2h म्यू माइनस एच म्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर, बस यही बच रहा है। अब इसमें से जो चीज कॉमन आपको नजर आ रही है दोनों में, एंड क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब आप खुद देखिए, इसमें से इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई और कर लेते हैं कि एक तो ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम ले, 2 भी कॉमन हो गया, h भी कॉमन, तो म्यू h म्यू डैश बच गया है। यहां से देखिए प्लस 2 कॉमन है यहां पर, और 2h ही कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू म्यू डैश h इंटू कोस फाई, ये बच गया है। प्लस अब फिर देखिए इसमें से 2h तो हमने कॉमन ले लिया है, तो बच गया है म्यू माइनस म्यू डैश खाली, और साथ में एम नोट सी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। और क्योंकि ये 2h उधर जाके 0 है, और बाकी टर्म्स हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये तो ये हो जाएगा h म्यू म्यू डैश कोस फाई प्लस म्यू माइनस म्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर, ये टर्म हो गई। कुछ नहीं है, ये वाली टर्म हमने राइट साइड में ले गए तो दोनों की टर्म ये आ गई। अब आप जानते हैं एक बात कि जो म्यू है इट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन, और जो म्यू डैश है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सी बाई लेमडा डैश। और ये सब चीज़ें लिखने के बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ राइट दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स एच सी बाई लेमडा, ये देखिए म्यू के स्थान पर लिखा हमने, और म्यू डैश के स्थान पर हमने लिखा सी बाई लेमडा डैश।
इट इज इक्वल टू h इंटू सी बाई लेमडा इंटू सी बाई लेमडा डैश, ये दोनों टर्म्स लिख दी है, इंटू कोस फाई, फिर लिख रहे हैं प्लस सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर। अब जो चीज फिर कैंसिल हो रही है वो देखिए, आपको स्पष्ट नजर, नोट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, दिस इक्वेशन गिव्स द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ड्यू टू स्कैटरिंग। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा ये है चेंज इन लेंथ एंड इट इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। दिस इक्वेशन गिव्स द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ड्यू टू scattering on an atomic electron and it is called Compton shift। इसे हम Compton shift कहते हैं। We know that Compton shift depends only, ये देखिए बाकी सब कॉन्स्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, सिर्फ फाई है। फाई क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। It means that Compton shift depends only on the value of the angle of scattering and it is independent of the scattering material। ये फर्क नहीं पड़ता कि किस मेटेरियल पर ये इंसिडेंट हो रहा है, किस मेटेरियल का इलेक्ट्रॉन है, बट कितना स्कैटर हो रहा है, किस एंगल पर स्कैटर हो रहा है, ये सिर्फ जो Compton shift है या चेंज इन वेवलेंथ है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर ही डिपेंड है। दिस इक्वेशन गिव्स दी Compton shift। अब हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर देखिए किस तरह से चेंज होता है वो देखते हैं कि ये जो हमारी Compton shift है ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है फोटोन की। ये देखिए स्पेशल केस, इसमें आप देखेंगे पहला ही केस हम ले रहे हैं कि व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है मान लो ये 0 है, तब ये कितना आता है, तो Compton shift कितना होगा यहां से देख सकते हैं, क्योंकि अगर फाई 0 है तो कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई इक्वल टू कोस 0, और कोस 0 तो आप जानते हैं 1 होता है, और जब हम यहां रखेंगे 1 माइनस 1 तो ये कितना हो जाए 0, और हमें मिलेगा लेमडा डैश माइनस लेमडा, इट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया है, और लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आया है, डेल्टा लेमडा जो है ये 0 हो गया है। और इस तरह से ये मान लीजिए कि जो इंसिडेंट फोटोन था जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में चला गया है, इसे हम कहते हैं अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। इसे क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। प्यारे बच्चों चलिए दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 डिग्री है, पाई बाई 2 है, जैसे ये एंगल है, ये जो फोटोन है 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहा है, तो कितना होगा, और आप जानते हैं कोस फाई, इसमें कोस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पर कोस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो अब इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच गया है, ये बच जाएगा हमारे पास लेमडा डेल्टा लेमडा, जिसको हम चेंज इन वेवलेंथ कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू h अपॉन एम नोट सी, क्योंकि कोस 0 कोस 90 तो 1 हो गया है, तो ये हो गया। इसे बेटे हम Compton वेवलेंथ भी कहते हैं, और जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो यह 0.024 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे आगे चल के याद रखना, Compton वेवलेंथ। ये Compton वेवलेंथ है, ये चीज आपने देखी। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो हमारी Compton shift है या Compton, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए अगर हम इसी को फाई को 0 पर देखा हमने, अब तीसरा केस देख लेते हैं कि इफ फाई इज टेकन 180 डिग्री, अगर 180 है तो कोस 180 कितना होता है या कोस पाई कितना होता है, ये देखिए
कोस फाई इजकल टू कोस पाई, और ये होता है -1। और इस केस में हमारी ये जो इक्वेशन आपने यहाँ लिख रखी है, दिस इक्वेशन गिव्स डेल्टा लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू, जो भी इक्वेशन आपने 5, 6 या जो भी इक्वेशन थी वो यहाँ नंबर दे दीजिए। तो कॉम्पोनेंट शिफ्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये -1 करेंगे तो 1 - 1 2 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2h/m0c एंड इट इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये इससे डबल हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा लगभग, ये जब इतना है तो ये हो जाएगा 0.048 एंगस्ट्रॉन यूनिट, यानी कि इट इज इक्वल टू डबल ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड कर रही है कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑन दिस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, चलिए एक बात कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग और एंगल रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों एंगल्स में रिलेशनशिप क्या है, उसको भी कर लेते हैं। थीटा, दोनों में क्या रिलेशन है, उसके लिए प्यारे बच्चों इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 का ही हम सहारा लेंगे। चलिए इक्वेशन 3 रिटर्न, इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, mvc sin थीटा, ध्यान रखिएगा ये लिख दिया, ये लेफ्ट साइड को मैंने पहले लिख दिया, राइट साइड ये देखिए, और ये किसके बराबर है, h mu डैश sin फाई। ये इक्वेशन हो गई है हमारे पास, इसको मैं दोबारा से, और इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं mvc cos थीटा इज इक्वल टू h mu माइनस h mu डैश cos फाई। देखिए इक्वेशन 3 और 4 को हमने ऐसे लिख दिया है, वही है, कुछ नहीं, मैंने दोबारा यहां से लिख दिया है लेफ्ट राइट साइड डायरेक्शन को चेंज करके। ये इन दोनों को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन दीज टू इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग गिव्स, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा एंड इट इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे h mu डैश sin फाई डिवाइडेड बाई h mu माइनस h mu डैश cos फाई। आप इस तरह से इनको लिख दीजिएगा, और वही वैल्यूज जो म्यू डैश के स्थान पर हमने लिखी थी वो लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए कि इनमें से हम h कॉमन ले लेते हैं पहले। जब हम h को कॉमन लेंगे तो ऊपर रह जाएगा म्यू डैश साइन फाई, साथ साथ लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से देखिए म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई बच गया है। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में म्यू डैश से डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए साइन फाई डिवाइडेड बाई म्यू डैश रह जाएगा माइनस कोस फाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने म्यू डैश से डिवाइड किया, तो इसको तो म्यू डैश से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा, और इसको करेंगे तो इन दोनों के नीचे ये टर्म आ जाएगी। और हम जानते हैं कि म्यू इजकल टू सी इजकल टू म्यू लैम्डा होता है, तो म्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, और म्यू डैश क्या होता है सी बाई लैम्डा डैश। तो वो चीज़ जब हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, मैं इसको फिर से अब आप मिटा देता हूँ क्योंकि इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम लोग। ये टेंजेंट थीटा एंड दिस टेंजेंट थीटा इजकल टू साइन फाई, आप देख रहे हैं यहाँ साइन फाई है, डिवाइडेड बाई, इनके स्थान पर हम लैम्डा डैश बाई लैम्डा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जगह सी बाई लैम्डा और सी बाई लैम्डा डैश लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, और इट इज इक्वल टू कोस फाई। ये टेंजेंट थीटा हो गया है। अब यहाँ पर इसको और फर्दर सोल्व भी हम लोग कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ वो फार्मूला लग जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन 5/2 कोस 5/2, और डैश की वैल्यू भी हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये लैम्डा उधर चला जाएगा प्लस h अपॉन m0c। पेशेंस की जरूरत है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, एक बार लिखने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिए मैंने ये लैम्डा इधर लेके गया हूँ, ये हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कॉम्पटन शिफ्ट देता है, इसी को यूज कर रहा हूँ। लैम्डा डैश को मैंने इधर लिख दिया, लैम्डा उधर लेके गया हूँ, तो लैम्डा प्लस h अपॉन 1 माइनस कोस फाई, ये लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिए आपने। और इस में अब हम लैम्डा कॉमन ले रहे हैं बेटे,
जब हम इसमें लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एम नोट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये देखिए बेटे, ये लिख दिया है यहाँ पे। और ये जो टर्म देख रहे हो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एच अपॉन एम नोट सी लैम्डा, इसके स्थान पर अल्फा लिख रहे हैं। ये वाली जो टर्म देख रहे हैं इसके स्थान पर हमने अल्फा लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये देखिए बेटे, और ये लैम्डा डैश के नीचे लैम्डा ले आए हैं, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई है। और ये लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू अब हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये देखिए 1 माइनस, ये मैंने कुछ नहीं किया, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा के स्थान पर मैंने ये टर्म लिख दी है, ये टर्म इसके स्थान पर, और माइनस कोस फाई आप यहाँ देख ही रहे हैं वो लिख दिया है। अब यहाँ पर दो टर्म आ गई हैं बेटे, 1 माइनस कोस फाई यहाँ भी है और 1 माइनस कोस फाई यहाँ भी है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 साइन फाई बाई 2 तो ऊपर है ही, कोस फाई बाई 2 भी है, नीचे हम लिखेंगे कि 1 माइनस कोस फाई, ये कॉमन आ गया है, 1 माइनस कोस फाई ये है, 1 माइनस कोस फाई ये है, इन दो टर्म में कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, यानी 1 प्लस अल्फा ये लिख दिया है। और ये देखिए, इसको भी हम फर्दर और सोल्व कर सकते हैं, 2 साइन 5 बाई 2 इंटू कोस 5 बाई 2, और ये बच गया है 1 प्लस अल्फा तो यहाँ है ही, और यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर 5 बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इससे ये एक टर्म कैंसिल हो गई है। अब जो चीज़ बचती है मैं वो लिख देता हूँ, एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए क्या रिलेशन आया है वो देखिए, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा तो है ही लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बच रहा है, कोस 5 बाई 2 और साइन 5 बाई 2 ऊपर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोट 5 बाई 2, कोस 5 बाई 2 बाई साइन 5 बाई 2 तो कोट 5, और नीचे जो टर्म है वो है ही 1 प्लस अल्फा, यही चीज़ बचती है। और ये है वो रिलेशनशिप जो हमें अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन एंड द एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन इफेक्ट, तो आपको ये रिलेशनशिप सेटअप करना है। दिस इक्वेशन सेटअप द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन एंड एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी हम स्पेशल केसेस ले सकते हैं कि भाई कितना हो। ये देखिए स्पेशल केस में सबसे पहले हम ले रहे हैं केसेस में, पहला ही केस ले रहे हैं कि इफ फाई जो है वो 0 है, मतलब जो हमारा अनमोडिफाइड स्कैटरिंग है, जो फोटोन है जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, 0 है, तो फिर यहां से देखिए कोट 5 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, कोस 0 बाई साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, इसलिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या देगी, यानी कि टेंजेंट थीटा क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर थीटा कितना होगा, ऐसा कब होता है, साइन 0 बाई क्या होता है, साइन 0 बाई कोस 0, और ये होता है तो फिर ये 90 डिग्री पर होता है। और ऐसा अगर है तो ये किस तरह की सिचुएशन बन जाएगी वो देख लीजिए बेटे आप। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये फोटोन आ रहा है और ये इस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन पे स्कैटर हुआ, तो फोटोन तो उधर ही जा रहा है, क्योंकि फोटोन का जो फाई है वो तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 90 डिग्री पर, ये जो इलेक्ट्रॉन का थीटा है ये 90 डिग्री हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही इधर चला जाएगा। ये जो एंगल देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया है, और जो हमारा फोटोन था वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसे हम कहते हैं अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। और इसमें हमने एक बात देखी थी कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वो तो 0 आ गया था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है वेवलेंथ में।
तो ये एक पॉइंट देखा। दूसरा केस भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर ही, कि अगर ये देखिए सेकंड केस में हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, कि सपोज कीजिए कि इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है फोटोन की वो 90 डिग्री है, और उस केस में अब बताइए कोट फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 4, और ये तो 1 होता है आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस अल्फा। इस तरह से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम इस रिलेशन में फाई की वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमारे पास थीटा की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंगल्स, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की वो कितनी, h म्यू डैश, तो कितनी होगी, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इतनी है तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो देखिए। यानी कि कई बार ये एक्सप्रेशन भी हमें निकालना होता है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज गिवन बाय, आप सभी देख रहे हैं h म्यू डैश है, h म्यू डैश। तो इसी h म्यू डैश की, और ये भी हम जानते हैं एच सी बाई लेमडा डैश लिख देंगे। लेमडा डैश की वैल्यू आप हमारी कॉम्पटन शिफ्ट से यहाँ से इस फार्मूले से आप लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि देखिए लेमडा डैश किसके बराबर आप खुद ही देखिए, यहाँ पर लेमडा को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस h/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई, यही तो है ना। तो ये लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, इट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा डैश। लेमडा डैश के स्थान पर हम यही टर्म जो है यहाँ से लिख देंगे, लेमडा प्लस h/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई, ये लिख दिया है। इसमें से हम ऐसा करते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं कुछ चीज़ों को इस तरीके से, h/c लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस h/m0c लेमडा इंटू 1 माइनस कोस फाई, ये लिख दिया बेटे। ये इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं वो भी आप समझ ही सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा एच म्यू होता है तो हमने एच म्यू लिख दिया है, और नीचे लिख देंगे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। दिस इक्वेशन गिव्स द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। यहाँ पर h/m0c बाई लेमडा के स्थान पर हमने अल्फा रखा है। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आप स्पेशल केसेस लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। देखिए वो जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ पहला ही केस, और पूरा बढ़िया लिखा है, सबसे अच्छा लिखा है। पेपर अटेम्प्ट करना ही काफ़ी नहीं होता है, अच्छा करना, बढ़िया लिखना, दूसरों से अच्छा लिखना, तभी तो कंपेरेटिव मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले ही देखिए कि इफ फाई इजिकल टू 0, अगर फाई 0 डिग्री है यहाँ पर तो कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई इजिकल टू कोस 0, और कोस 0 तो कितना होता है 1, और जब 1 लिखेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इजिकल टू एच म्यू। ये देखिए कोस 0 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा एच म्यू बाई 1 प्लस अल्फा। 1 करते 1 बाई 1 कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, और ये एच म्यू, और ये होते ही 0 हो जाएगी, और फिर यही बच गया। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की भी एनर्जी उतनी है और स्कैटर्ड फोटोन की भी उतनी है, यानी कि फोटोन जो है वो अनमोडिफाइड, मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वही चीज़ें आ जाएगी। इस तरह के इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, पहले भी मैंने आपको बताया था, अनमोडिफाइड स्कैटरिंग। प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगर मान लो हम दूसरा कोस फाई कितना होता है, आप यहाँ खुद देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस फाई, कोस फाई इजकल टू कोस 90, और कोस 90 जो होता है वो देख लीजिए, कोस 90 कितना होता है, कोस 0 1, कोस 90 0 होता है। तो चलिए यहाँ हम जब 0 लिख देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो खुद देखिए आप यहाँ पर, कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, और नीचे रह जाएगा, ये तो 0 हो गया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा।
तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन पर जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी का फार्मूला निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। ये चीज़ आपने देखी। चलिए, ये तो हमने देख लिया, निकाली। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, वो देखते हैं कितना है। देखिए, एनर्जी ऑफ द रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की कितनी थी, एच म्यू, इसकी तो 0 थी, और इसकी कितनी हो गई है स्कैटर्ड फोटोन की, एच म्यू डैश। तो बाकी जो बच गई है वो हमारी रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की है, यानी कि एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। बस आप ये लिख देंगे इस पे, और यही है। आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। देखिए, एच हम जानते हैं म्यू इजकल टू म्यू, आपको पता ही है कि म्यू किसके बराबर होता है, सी बाई लैम्डा, और म्यू डैश किसके बराबर है, सी बाई लैम्डा डैश। वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश। इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इजकल टू एच सी तो हमने कॉमन कर लिया है, बाहर ले लिया है, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश लैम्डा, ये लिख दिया है। अब देखिए, यही कॉम्पटन शिफ्ट से आप लैम्डा डैश की वैल्यू, ये तो क्या है, ये तो कॉम्पटन शिफ्ट है ही, आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ई इजकल टू एच सी इंटू डेल्टा लैम्डा डिवाइड, ये तो डेल्टा लैम्डा है, और नीचे लिख रहे हैं लैम्डा लैम्डा डैश। तो प्यारे बच्चों, यही तो है डेल्टा लैम्डा, यानी कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू तो एच सच यहाँ रख दीजिए, और ए 1 बाई लैम्डा डैश की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, वो हमने यहाँ लिख दी है, और साथ में नीचे देखिए, नीचे क्या लिख रहे हैं, लैम्डा तो यहाँ पहले से ही है, और लैम्डा डैश की वैल्यू, इस लैम्डा को उधर लेके जाते हैं, यानी इंटू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये लेयर सी से सी तो कैंसिल हो गई है, एच स्क्वायर बाई एम नोट इंटू 1 माइनस कोस फाई, ये तो ऊपर बचा हुआ है, और नीचे जो है इसमें से हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमने 1 प्लस एच अपॉन एम नोट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई, ये लिख दिया है, और 1 माइनस कोस फाई, और नीचे जो है इसको भी हम लिख लेते हैं इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये देखिए बेटे, ये चीज़ अब आपने, तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, सी बाई म्यू, तो फिर लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सी स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर। अब म्यू स्क्वायर तो ऊपर जाके स्क्वायर में हो गया है, और नीचे क्या आ गया है, नीचे है एम नोट तो पहले से ही है, नीचे सी स्क्वायर, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लिख ही दीजिए आप यहाँ पर कि 1 माइनस कोस फाई, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ये देखिए बेटे, और ये है हमारे एनर्जी का फार्मूला। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये देखिए, तो ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस इक्वेशन गिव्स दी एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, अलग अलग स्पेशल केसेस में अलग अलग एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, उसकी वैल्यूज रख करके आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। जैसे पहला ही केस में ले रहा हूं कि इफ कोस फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि फाई की वैल्यू अगर 0 है तो कोस फाई कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अलग अलग एंगल्स पर इनकी वैल्यू। इफ फाई इज इक्वल टू 0, अगर फाई 0 है तो कोस फाई की वैल्यू कोस 0 होता है 1, और उस केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होता, एनर्जी हो जाएगी। यानी कि जब फाई की वैल्यू 0 होगी
तो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो फोटोन की ही होती है। फोटोन कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी कितनी रहेगी, 0, और इसी को तो हम कहते हैं अनमोडिफाइड स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन। दूसरा केस करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ऐसे सभी अलग अलग केसेस पर आप ये देख सकते हैं कि इफ फाई इज टेकन 90 डिग्री, अगर हम फाई को 90 डिग्री ले लें यहाँ पे, तो कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई इजकल टू कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 इजकल टू 0। जब कोस 90 0 करेंगे तो ई कितनी हो जाएगी, ई इजकल टू एनर्जी ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप देख रहे हैं एच म्यू का स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर कि ये तो 0 हो गया है और नीचे रह गया है 1 + अल्फा। क्यों, क्योंकि कोस 0 ये भी 0 हो गया है और ये भी 0 हो गया है, तो ये आ गया है। तो दिस इक्वेशन गिव्स दी एनर्जी व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन इज 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू रख करके आप एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि जो भी इसमें ऑब्जर्वेशंस, जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से, वो क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से बिल्कुल सही हैं। आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट, और हमने आपको बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीटली फेल टू एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर क्योंकि लेंदी था, हमें सारे कॉम्पटन इफेक्ट से संबंधित जो टॉपिक्स थे वो कवर करने थे, सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड थे। तो आपने ज़रूर इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। अपने नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो दोबारा से इसको देख देख करके अपने नोट्स बना लीजिए, और नोट्स का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर अपने जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब इसको कर ही लीजिए। तमाम जो आर्टिकल्स हैं आपके क्लासेस के, बीएससी फर्स्ट सेकंड फाइनल, तमाम हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। तो आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।